बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली जब हम शुरुआत किए थे, जब इतने आधुनिकीकरण नहीं था। उस समय तो रील होती थी, रील के बक्से आते थे बड़े-बड़े, हम बॉम्बे जाके बक्से लेकर के आते थे, उन बक्सों को थिएटर में पहुँचाते थे, कभी रील टूट जाती थी, कुछ हो जाता था, तो वो दौर भी हमने देखा है। और विधानसभा का घेराव और पूरे प्रदेश से हज़ारों व्यापारी इकट्ठा हुए थे और हम लोग बैरिकेड तोड़ते आंदोलन करते मैं विधानसभा के गेट के ऊपर खड़ा हो गया। और जैसी गेट के ऊपर खड़ा, पुलिस ने मेरे पीछे लाठियां मारनी शुरू की। मेरी पूरी पीठ लाठियों से भर चुकी थी और मुझे उठा करके उन्होंने बस में फेंक दिया। तो दोस्ती टिकाने के लिए कि मन साफ होना चाहिए, दोस्तों के प्रति कभी मन में दुराभाव नहीं होना चाहिए। दोस्त अच्छा हो बुरा हो, दोस्त है, उसके साथ आप खड़े रहो। क्लिप के सहारे में लटका, तो क्लिप टूट गई तो वो फंदा खट से मेरे गले में फंस गया। मतलब वो क्लिप खट से टूटी, खट से मैं ऊपर चला गया कि लगा कि ये हो गया। राकेश अग्रवाल सर का स्वागत है वायु वॉइसेस पॉडकास्ट में। थैंक यू। पिछले 1 महीनों से मैं ट्राई कर रहा था सर से मिलने का, बट आज वो एक तरीके से अच्छा समय आया है कि मैं सर से आज मिल पा रहा हूँ और पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। सर, कहाँ बिजी रहते हो आप इतना? देखो, तुम तो देख रहे हो कि लगातार मेरे पास मिलने वाले लोग आते हैं। किसी का कुछ काम होता है, किसी का कुछ काम होता है, या कोई शूटिंग निकल जाती है, फिल्म की डबिंग निकल जाती है। जब से तुमसे मेरी बात हो रही है ना, मैं 5 फिल्मों की डबिंग कर चुका हूँ। तो कुछ फिल्म के लिए मैं 3 फिल्म के लिए मुझे भिलाई जाना पड़ा, 1 फिल्म के लिए मुझे महासमुंद जाना पड़ा और 1 फिल्म मैंने रायपुर में डबिंग की। तो किसी दिन वहाँ जा रहा हूँ, किसी दिन वहाँ जा रहा हूँ, फिर कोई ऑफिशियल मीटिंग निकल आती है, कुछ शूटिंग का काम निकल आता है, या किसी का, क्योंकि मैं समाज सेवा भी करता हूँ, तो किसी की कोई तकलीफ होती है, उसमें मेरे को जाना पड़ जाता है, हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, या किसी की मदद करने जाना पड़ जाता है। और फिर मिलने जुलने वालों की भी लाइन बहुत रहती है कि सबको कुछ ना कुछ लोगों को मेरे से मिलना है, लोगों को कुछ काम है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि कोई मेरे पास आए तो खाली मत जाए, मतलब मैं उसकी बात को सुनूं, उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूं। तो ये मेरा रहता है मामला। फिर मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो फिर वो भी साथ साथ करता हूँ। तो सब मिला के समग्र में व्यस्त हो जाता हूँ। सर, अभी मैंने लेटेस्ट आपका जो स्टोरी देखा था, उसमें मैंने देखा था कि जैसा ही भारत विश्व कप जीता, आप लोग सब जयस्तंभ चौक में थे। हम सब दोस्त लोग ना मैच देख रहे थे बैठ करके, तो मैच, और जैसे ही भारत जीती हम सब उछल पड़े और हम लोग निकल पड़े जयस्तंभ चौक के लिए। और वहाँ जाके हम लोगों ने पूरा चेयरअप किया, तिरंगा झंडा लेकर के, और देशभक्ति की जो भावना थी, जो जज्बा था, उसको और आगे बढ़ाया कि लोगों के साथ मिलकर के एंजॉय किया जीत को, भारत की जीत। सर, काफ़ी एक अच्छा लंबा आपकी जर्नी है और आगे और भी जा रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि योगेश अग्रवाल जो अभी हैं, वो योगेश अग्रवाल बने कैसे? बने कैसे, तो मेरे को नहीं पता। मैं तो बचपन से अपने कार्य में लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मेरा जो है ना, मेरा जो शौक जो म्यूज़िक मेरे दिल के एकदम करीब है। मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है, मैं रिदम प्लेयर हूँ, ड्रम सेट, जॉज सेट बजाता हूँ, कंगो, बंगो, तुम्बा सब बजाता हूँ। मैं गाना भी गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। स्टेज शोज़ भी मैंने बहुत किए हैं, और स्कूल टाइम से मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ। जब मैं पहली बार क्लास 5th में था, तब मैंने पहला मेरा शो किया था, स्टेज पे परफॉर्म करके, ड्रम बजा कर और गाना गाया था। फिर स्कूल में जितने भी थिएटिकल एक्टिविटीज़ होती थी, हर ड्रामा में मैं पार्ट लेता था। उसके बाद स्कूल से आगे बढ़ते बढ़ते कॉलेज में पहुँचे, तो नेशनल ड्रामा कंपटीशन में गए हम लोग, वहाँ जाके प्राइजेस जीते, सिंगिंग कंपटीशन में गए। ऐसे करते करते ये जर्नी आगे बढ़ती चली गई। फिर दूरदर्शन में मैंने काम किया, छत्तीसगढ़ दूरदर्शन के लिए मैंने उनकी कई सारी टेलीफिल्मों में काम किया, उनके लिए शोज़ मैंने किए। तो ये करते करते आज ये जीवन में ये सब आगे काम चल रहा है। फिर एक मैं बिज़नेस फैमिली से हूँ, तो बिज़नेस भी कर रहा हूँ। मेरी राइस मिल है, मैं राइस मिल का बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, वो मैं काम को कर रहा हूँ, तो अपना बिज़नेस भी देख रहा हूँ। फिर मेरे को समाज सेवा का भी बड़ा मेरे अंदर में जज्बा है कि किसी की तकलीफ़ हो तो उसकी तकलीफ़ में मैं खड़ा रहा हूँ, उसकी तकलीफ़ में साथ दूँ, जितना मेरे से हो सकता है। मैं तो नहीं कहता कि मैं 100% किसी की तकलीफ़ दूर कर सकूँ, या जितना मेरे से हो सकता है 5%, 10% जो मैं कर सकता हूँ, मैं लोगों के लिए करने की कोशिश करता हूँ।
तो करते 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 आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ। सर ऐसा थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा था बचपन में? फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, क्योंकि चूँकि मेरी फैमिली बिजनेस फैमिली है। और हम लोग हमारे पिताजी और हमारे सब चाचा जी और सब लोग सब बिजनेस करते हैं। तो हमारी दाल मिल्स रही हैं, अनाज का काम रहा है। तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। और जैसे जब मैं म्यूज़िक में आना चाहता था, फिल्मों में आना चाहता था, मैं घर में मैंने अपने पिताजी को कहा, तो थोड़ा-सा नाराज़ ज़रूर हुए कि अपन लोग व्यापारी परिवार के लोग हैं और मारवाड़ी लोग हैं, तो ज़्यादा इस सब फ़ील्ड में नहीं जाते हैं। फिर भी धीरे-धीरे करके परिवार में बना। और फिर मुझे कमला देवी संगीत महाविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ मैंने प्रॉपर संगीत की शिक्षा की, तो घर वालों की सहमति से ही एडमिशन लिया। तो घर वालों का सपोर्ट रहता है मेरे साथ में। सर फर्स्ट टाइम जब ऐसे फिल्मों के लिए जा रहे थे तो कैसा लग रहा था? देखो ये तो फिल्मों के लिए तो मेरे को जैसा फर्स्ट टाइम लगता है वैसा आज भी लगता है। आज मेरी 50 से ज़्यादा फिल्में हो चुकी हैं, लेकिन आज भी मेरे को लगता है कि कुछ नया है मेरे साथ में। क्योंकि जब मैं पहली बार फ़िल्म के लिए जा रहा था, तब भी जो अंदर में चार्म था, वो चार्म आज भी रहता है। मैं पूरे मतलब मैं जैसे अगर मुझे सवेरे 6 बजे उठ के फ़िल्म के लिए जाना, तो रात से मेरी तैयारी या मन में द्वंद्व चलना शुरू हो जाता है कि हमको सवेरे उठना है, तैयार होना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ये मेरे को कॉस्ट्यूम की तैयारी करना है, मेरे को डायलॉग्स की तैयारी करना है। तो पूरा प्रिपरेशन मन के अंदर चलता रहता है। तो जो पहली फ़िल्म के लिए जो उत्साह रहता है, वो मेरी आज भी उन फ़िल्मों के लिए उत्साह मेरे अंदर बना रहता है। पहले फिल्मों से लेकर और अभी छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के अध्यक्ष तक सफ़र कैसा रहा? ज़बरदस्त सफ़र रहा, अनुभव के साथ रहा। बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। जब हम शुरुआत किए थे, जब इतने आधुनिकीकरण नहीं था, उस समय तो रील होती थी। रील के बक्से आते थे बड़े-बड़े, हम बॉम्बे जाके बक्से लेकर के आते थे, उन बक्सों को थिएटर में पहुँचाते थे। कभी रील टूट जाती थी, कुछ हो जाता था, तो वो दौर भी हमने देखा है। हम जो है ना, हम परिवर्तन दौर के लोग हैं। जो मोबाइल नहीं था, पेजर आया, रील से फ़िल्में चलती थी, आजकल पूरा डिजिटल हो गया है। तो आजकल तो अब कोई रील-वील की ज़रूरत नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन उस समय से लेकर के अभी तक इस दौर में देखने को मिला है और सीखने को मिला है कि कैसे चेंज होता है, सृष्टि कैसे चेंज हो रही है, परिदृश्य कैसे चेंज हो रहे हैं, लोग कैसे बदल रहे हैं, काम करने का तरीका कैसे बदल रहा है। पहले जो काम करने का तरीका था, वो बहुत देसी जैसा था। आज का काम करने का तरीका एकदम डिफरेंट हो गया है। चाहे फ़िल्म की डबिंग को लेकर के हो या फ़िल्म की शूटिंग को लेकर के हो या दुनिया में कोई भी चीज़ हो। पहले पैडल वाले रिक्शे चला करते थे, आजकल वो बंद हो गए, उसकी जगह ऑटो आ गया, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो आ गया है। पहले रील चला करती थी, अब सब डिजिटल में सारी चीज़ हो गई है। तो परिवर्तन तो लगातार देख रहे हैं हम लोग और बहुत मज़ा आ रहा है, सीखने मिल रहा है। पहला ऑडिशन कैसा था? सीजी फिल्म के लिए आप जब गए होंगे तो वो कौन सी पहली मूवी थी जिसके लिए आपने ऑडिशन दिया था? देखो पहले तो मैंने काम किया था दूरदर्शन में। पहले मैंने मूवी करी थी दूरदर्शन की। तो दूरदर्शन की जो 45 मिनट की फ़िल्में बनती थी, तो वो उसका ऑफ़र मेरे पास में आया। अरुण काचलवार एक निर्माता निर्देशक हुआ करते थे। उनका तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन उन्होंने मेरे को दूरदर्शन में लॉन्च किया। और दूरदर्शन में पाणिग्रही साहब उस समय दूरदर्शन के हेड हुआ करते थे। तो उनके साथ मैंने काम किया। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और सब देखा, तो मुझे दूरदर्शन की फ़िल्में दी। तो मुझे लगता है कि मैं 15 से ज़्यादा फ़िल्में दूरदर्शन के लिए कर चुका हूँ, उससे ज़्यादा ही किया होऊँगा, तो अगर मैं जोड़ने जाऊँ तो। और उसके बाद जब फ़िल्में फिर छत्तीसगढ़ राज्य बना, छत्तीसगढ़ी फ़िल्में बनने लग गई, तो पहली फ़िल्म थी हमारी नैना, जो सन 2002 में बनी थी फ़िल्म नैना। उसको दूरदर्शन के जो प्रमुख थे पाणिग्रही साहब, वो उसके डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि योगेश भाई एक रोल है, फ़िल्म बन रही है, आपको करना है। मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँगा। तो उसमें मैंने दो हीरो की फ़िल्म थी वो, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। तो मैं उसमें छोटा भाई बना था मैं। और उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और उन्होंने कहा कि ये है, तुम इसको डायलॉग को पढ़ के दिखाओ। मैंने डायलॉग पढ़ के दिखाया। फिर उन्होंने कहा ठीक है यार, ये तुम अच्छा पढ़ ले रहे हो, चलो अपन इस फ़िल्म को करते हैं तुमको। तो वो ऐसे दो भाइयों की कहानी थी, तो उस फ़िल्म में मेरे को काम मिला। उसके बाद लगातार फिर आज तक कर ही रहा हूँ और लगातार 50 से ज़्यादा फ़िल्में कर चुका हूँ। और इस वर्ष भी मेरी, आप समझ लो, कम से कम अभी 2024-25 मिला करके अभी 8 फ़िल्में फ्लोर पर है मेरी। जो 8 फ़िल्मों में मैं काम कर चुका हूँ, जिनकी डबिंग कर चुका हूँ, वो अंडर प्रोसेस है।
तो चल रहा है, प्रोडक्शन का काम उनका चल रहा है। तो अभी जैसे फिल्म आ रही है 26 जुलाई को, प्रकाश अवस्थी जी के साथ मैंने फिल्म की है मोर बाई हाई फाई, वो आ रही है। फिर सितंबर में आ रही है जवानी जिंदाबाद। उसके बाद फिर अक्टूबर में आ रही है संगी रे। तो 3 फिल्मों की तो डेट आ गई हैं। बाकी और फिल्मों की धीरे धीरे आएगी। तो मुझे लगता है कि 2025 तक मेरी फिल्में आएंगी। और लगातार अभी 2-3 फिल्मों के प्रोजेक्ट और शूटिंग के भी मेरे पास में बातचीत चल रही है 3 फिल्मों की कि आपको शूट करना है। तो देखते हैं कौन सा क्या क्या फाइनल होता है। सर, अग्रवाल फैमिली को जानने के 2 बड़े रीज़न हैं, एक आप और एक बृजमोहन सर। उनकी पॉलिटिकल लाइफ का आप पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, इम्पैक्ट तो पड़ता है। वो मेरे बड़े भाई हैं, तो हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं कि वो दुर्गा कॉलेज के लीडर बने, वो दुर्गा कॉलेज में चुनाव लड़े, भिलाई में चुनाव लड़े। तो हम लोग भी उनके चुनाव में चले जाते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए, स्कूल से आकर के, कॉलेज से आकर के। फिर मैं भी उनको देख करके मुझे भी लगा कि मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने भी कॉलेज का इलेक्शन लड़ा और मैं जीता। मैं दुर्गा कॉलेज में इलेक्शन लड़ा था, मैं यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ा था, वहाँ हार गया था, लेकिन दुर्गा कॉलेज का इलेक्शन में जीत गया था। फिर पॉलिटिक्स में तो मन धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि समाज सेवा की भावना तो शुरू से अंदर से रहेगी। क्योंकि मेरे पिताजी गौ सेवक हैं और वो हमेशा गौ माता की सेवा करना और कोई गरीब जो भी आता है उनकी हर प्रकार से सेवा करना। और उस समय मैं देखता था कि रायपुर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमारे पिताजी के पास में भीड़ लगी रहती थी मदद के लिए लोगों की। कि किसी बिटिया का विवाह है, किसी को घर खर्च के लिए पैसा नहीं है, किसी को इलाज कराना है, तो हमारे पिताजी बिल्कुल लगे रहते थे, लोगों की मदद करते थे। साथ साथ बृजमोहन भैया भी यही काम करते थे, लोगों की मदद में हमेशा आगे रहते थे। चाहे रात को 1 बजे कोई आ रहा है, 2 बजे कोई जा रहा है, उसके साथ चले जा रहा है, तो वो हम घर में देख रहे हैं। तो वो हमारे अंदर भी आ गया है कि लोगों के लिए हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो यही लेकर के समाज में आज परिवार की जो छवि है, हमारे परिवार की, अग्रवाल परिवार की छवि है, वो इसीलिए कि हम लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सर, कोई ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें आप गए हो और आपको लगा हो कि अरे यार आज तो फंस गए? हाँ, फंस चुका हूँ मैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था हम लोगों का। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। क्योंकि चूंकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन रहा हूँ, तो व्यापारियों को बहुत बड़ा टैक्स के खिलाफ आंदोलन था और हमने विधानसभा का घेराव किया था। और विधानसभा का घेराव, और पूरे प्रदेश से हजारों हजारों व्यापारी इकट्ठा हुए थे। और हम लोग बैरिकेड तोड़ते तोड़ते, आंदोलन करते करते, मैं विधानसभा के गेट के ऊपर खड़ा हो गया। और जैसे ही गेट के ऊपर खड़ा हुआ, पुलिस ने मेरे पीछे लाठियां मारनी शुरू की और मेरी पूरी पीठ लाठियों से भर चुकी थी। और मुझे उठा करके उन्होंने बस में फेंक दिया। वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता। और मेरे साथ बहुत सारे व्यापारी थे, पूरनलाल जी अग्रवाल, श्रीचंद सुंदरानी जी, राजीव अग्रवाल जी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको लाठियां पड़ी थी। और हम सबको जेल ले जाया गया, रायपुर सेंट्रल जेल ले गए हम लोगों को। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि पीछे पीठ से ब्लड निकल रहा था। तो मुझे जेल से वापस फिर मेकाहारा शिफ्ट किया गया, जो रायपुर का हॉस्पिटल है, वहाँ शिफ्ट किया गया। फिर मैं वहाँ एडमिट रहा 3 दिन, और पूरी पीठ में लाठियाँ ही लाठियाँ थी और ब्लड निकल रहा था। तो वो मैं मोमेंट कभी नहीं भूल सकता हूँ। ये सर तब की बात होगी जब सीजी और एमपी एक होगा। मध्य प्रदेश जब था, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना नहीं था, ये जब की घटना है। तो ये इस घटना को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए हैं। मैं तो स्कूल लाइफ से आंदोलन कर रहा हूँ। स्कूल लाइफ में हम लोग थे ना, तो जब एक बार हम लोग क्लास 8th में थे, तो एक हमारा ना पेपर एक कैंसिल हो गया था कि उसको लेकर के कहीं पेपर लीक हो गया था। और पेपर लीक हो गया था तो उन्होंने पेपर को कैंसिल कर दिया। अब वो कैंसिल कर दिया तो हमने कहा क्यों पेपर कैंसिल करें, लीक तो कहीं और हुआ है, हमारे स्कूल में तो नहीं हुआ, हम तो समझते नहीं थे। तो बोले नहीं नहीं, पूरे प्रदेश का पेपर। तो हमने जुलूस निकाला डीओ ऑफिस तक, और डीओ ऑफिस जुलूस निकाला तो हमको घुसने नहीं देगा। तो वहाँ पे हमने पत्थर उत्तर फेंका, खिड़की उड़कियाँ फोड़ दी। बहुत सारे बच्चे थे हम लोग साथ में, लड़के लड़कियाँ, हम को एजुकेशन में थे, तो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ थे। हम होली क्रॉस पेंशन बाड़ा में पढ़ा करते थे, उस समय की बात है। तो हमने आंदोलन किया, और जब से आंदोलन की रूपरेखा हमारे अंदर में है कि अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करना है, अत्याचार सहना नहीं है, तो वो अंदर में बात है। और स्कूल लाइफ तो बहुत एंजॉय वाली थी। मैं तो बहुत डांस करता था स्कूल में, गाने गाता था स्कूल में, डेस्क बजा बजा के गाने गाता था। वो कॉलेज में भी हम लोग करते थे। मेरे कॉलेज के जितने दोस्त थे वो आज भी बोलते हैं तेरे को याद है, डेस्क बजा के गाना गाता था। और मैं आपको बताता हूँ, हम जो नर्सरी के हम सारे दोस्त थे, वो आज तक हमारी दोस्ती है। ऐसे हम लोग 25 दोस्त हैं जो हर महीने मिलते हैं।
अभी 4 दिन पहले भी हम लोग दोस्त लोग मिले थे, तो जो हम नर्सरी से जो साथ पढ़े, नर्सरी, PP1, PP2, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, थर्ड, पूरा हम लोग 11th तक, उस समय 11th हुआ करता था, तो वो दोस्ती हमारी आज तक कायम है और हम सब दोस्त हर महीने मिलते हैं। सर, तो इतनी लंबी फ्रेंडशिप रही, तो व्यूअर्स को ये एक मंत्र बताना चाहोगे कि इतनी लंबी दोस्ती कैसे टिकाई जाए? देखो, दोस्ती टिकाने के लिए कि मन साफ होना चाहिए, दोस्तों के प्रति कभी मन में दुराभाव नहीं होना चाहिए। दोस्त अच्छा हो बुरा हो, दोस्त है, उसके साथ आप खड़े रहो, उसकी अच्छाइयों में खड़े रहो, उसकी बुराइयों में खड़े रहो, और मन साफ रखोगे तो दोस्ती आपकी कायम रहेगी। जिस दिन आप दोस्ती में दिमाग लगाना शुरू कर दोगे ना, दोस्ती खत्म। दोस्ती दिल से की जाती है। मतलब जो जो लोग कहते हैं बड़े लोग कि भाइयों से भी बड़ा रिश्ता दोस्ती का होता है, मैं मानता हूं दोस्ती का होता है। दोस्त आपके हर चीज में, आपका राजदार भी दोस्त होता है, आपके हर चीज में सुख दुख में खड़ा रहता है। वो हम आज भी करते हैं। अगर किसी दोस्त को या उसके परिवार को कहीं कोई तकलीफ हो जाती है तो हम लोग तुरंत सब पहुंच जाते हैं, सारे लोग, और खड़े रहते हैं। दोस्त के भाई को भी तकलीफ है तो हम खड़े रहते हैं, उनके माता पिता चाचा परिवार में कोई तकलीफ तो हम खड़े रहते हैं। तो लगता है देखो ये दोस्त है। उनके घर वालों को भी लगता है ये इतने पुराने बचपन के दोस्त था, आज कोई लेने देना नहीं, रोज मिलते भी नहीं, लेकिन वो कहाँ से आ जाते हैं। तो स्कूल की दोस्ती के साथ साथ ऐसे जो, जैसे हम रामसागर पारा में रहते थे, तो वहां भी जो मोहल्ले के दोस्त थे उनके साथ भी आज तक दोस्ती बनी हुई है और लगातार हम मिलते हैं। तो ये मिलना जुलना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। दोस्तों के साथ मिलना जुलना, दोस्तों के साथ बना रहना चाहिए, दोस्तों के हर सुख दुख में खड़े रहना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों के साथ आप भूल जाओ आप कौन हो, आप कितने बड़े अधिकारी हो, आप कितने बड़े नेता हो, आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, आपको कोई मतलब नहीं। वहां जाके आप कॉमन हो, वही छोटे दोस्त हो, वही बड़े दोस्त हो, आप बचपन से खेलते आ रहे हो। दोस्त अगर गाली भी दे तो उसको अरे हंसते हंसते सहो। हम लोग का क्या, कभी मान लो दोस्तों में कोई बात को लेकर झगड़ा भी हो जाता है तो आधा घंटा झगड़ा होता है, फिर वही बैठ जाते वापस गप मारने के लिए। तो झगड़े को दिल में नहीं लगाते। जो झगड़े को दोस्त दिल में लगा लेता है वो दोस्ती खत्म हो जाती है। इसे दिल में मतलब झगड़ा हुआ सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो, दोस्तों के साथ बने रहो। क्योंकि आज के समय में ना दोस्त नहीं मिलते हैं, आज के समय में परिचित मिलते हैं, वो दोस्त नहीं होते, वो जान पहचान वाले होते हैं। दोस्त तो वही है जो दिल से जुड़ा हुआ है, जो बचपन से जुड़ा हुआ है। और आज के समय में दोस्ती लोग काम के लिए करते हैं कि यार मेरा इससे काम निकल जाए, मतलब के लिए करते हैं। लेकिन जो आपके बचपन के दोस्त, उनको कोई मतलब नहीं तुमसे। उनको तो बचपन में नहीं पता कि कौन आदमी बड़ा होके क्या बनने वाला है, कौन कलेक्टर बनने वाला है, कौन SP बनने वाला है, कौन नेता बनने वाला है, कौन बड़ा बिजनेस बनने वाला, बचपन में तो नहीं पता था ना। तो वो निस्वार्थ भाव की दोस्ती है वो। और आज की दोस्ती तो मतलब की दोस्ती होती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, उनके साथ बना रहे, उनका प्यार बना रहे। सर, जब फर्स्ट टाइम, ऐसा मैं ये जानना चाहूँगा कि बृजमोहन सर का जब पॉलिटिकल करियर का सफ़र शुरू हुआ, फर्स्ट टाइम जब उनको दक्षिण से टिकट मिली, तो घर में कैसा माहौल था? जब पहली बार भैया, जब तो अविभाजित मध्य प्रदेश था, जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, तो 1990 की बात है, जब बृजमोहन भैया बहुत तेज तर्रार नेता हुआ करते थे और पूरे रायपुर में, क्योंकि कॉलेज की नेतागिरी थी उनकी, प्रेसिडेंट थे, तो हर आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी को सबसे सामने खड़े हुआ करते थे। आज तो बहुत सारे लीडर दिख रहे हैं, उस समय ज़्यादा नेता नहीं हुआ करते थे। उस समय बृजमोहन भैया और उनके जो दोस्त 4-6 जो राजनीति करते थे, वही लोग पूरे प्रदेश में और रायपुर में छाए हुए थे भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, आंदोलन को लेकर के। तो वो हम घर में देख रहे हैं उनको कि वो नेतागिरी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मैं भी उस समय स्कूल में था, हम 11वीं पढ़ रहे थे, फिर हम भी कॉलेज पहुंचे। तो वो देखते देखते सारी चीज़ें, और जब भैया को पहली बार टिकट मिली तो एक अलग उत्साह का वातावरण था कि यार हमारा भाई विधायक के लिए चुनाव लड़ने वाला है, हमारा भाई विधायक बनने वाला है। तो एक अलग ही उत्साह कि यार इतनी बड़ी चीज़ अपने घर में आ गई है। तो जबरदस्त उत्साह का वातावरण था। फिर बृजमोहन भैया चुनाव जीत गए, भैया विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद मंत्री भी बन गए। पहली बार विधायक बनने के बाद मंत्री भी बने। तो हम जब से ये सारी चीज़ों को देखते आ रहे हैं, तो हम लोगों में ये, भैया ने कहा कि देखो हमको परिवार में कभी कोई घमंड नहीं आना चाहिए। मैं मंत्री हूं तो मंत्री का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। वो आज तक परिपाटी चली आ रही, आप देख रहे होंगे। आज भैया 8 चुनाव लड़े हैं, लेकिन हमारे परिवार से कोई भी, किसी ने किसी अधिकारी, पुलिस या प्रशासन के किसी के साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं करी है। सबसे मिलजुल कर रहते, क्योंकि हम देख रहे हैं। जैसे किसी को कोई चीज़ अचानक मिल जाती है ना,
तो वो आदमी के सर पे चढ़ता है। लेकिन हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, हमारे परिवार के सारे बच्चे शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, तो हमारे सर पे नहीं चढ़ा। हम लोग को तालमेल करना हमारे पिताजी ने, हमारे भाई लोगों ने सिखाया है। यही रीज़न रहा है सर शायद कि ब्रिजमोहन सर अपराजित रहे अभी तक। हाँ, यही रीज़न है, बिल्कुल रीज़न है। ये हमारे माताजी, पिताजी और संयुक्त परिवार की सीख है कि कभी घमंड मत करो, कभी अपने पद को, अपने ओहदे को सर में मत लाओ। आप डाउन टू अर्थ रहो, आप बहुत आगे बढ़ोगे। जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे, बहुत आगे बढ़ोगे, लोग उतना आपको पूछेंगे। जिस दिन आप घमंड करने लग जाओगे, आप खत्म हो जाओगे। घमंड ज़्यादा दिन किसी का नहीं चला इस दुनिया में। आप पौराणिक इतिहास उठा के देख लो, नया भी अभी लोगों के जितने घमंडी लोग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद हुए हैं और होते जा रहे हैं। सर दादा भाई फाल्के अवार्ड का थोड़ा किस्सा बताओ। कैसे क्या हुआ था? एक मैंने ना एक फिल्म बनाई थी बेटियों को लेकर के, बिटिया को लेकर के फिल्म बनाई थी। तो उस फिल्म में मैं मुख्य किरदार था उसमें, और ये आधे घंटे की फिल्म थी। तो इस फिल्म को जब बॉम्बे में अवार्ड हुआ था, मैंने उस अवार्ड में इस फिल्म को भेजी। तो ये फिल्म को मेरे को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वहाँ से जो दादा फाल्के अवार्ड वालों, वो लोग भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने उस फिल्म को भी देखा। तो उन्होंने कहा, उस समय छत्तीसगढ़ में ज़्यादा फिल्में नहीं बन रही थी, तो मेरी फिल्म रिकॉग्नाइज़ की गई, बॉम्बे में रिकॉग्नाइज़ की गई, दिल्ली में रिकॉग्नाइज़ की गई। दिल्ली के फिल्म फेस्टिवल में मैंने इस फिल्म को भेजा था, वहाँ भी मेरी फिल्म को सराहा गया। तो उसको देख करके दादा साहब फाल्के की कमेटी ने मुझे पत्र भेजा कि हमने आपकी ये फिल्म देखी थी, ऐसा ऐसा था, हमें बहुत पसंद आया, तो हम आपके बारे में और जानना चाहते हैं, कृपया अपने बारे में डिटेल भेजिए। मैंने अपना डिटेल उनको भेजा, और भेजने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको सेलेक्ट करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए। तो जब मैं तो सोच नहीं पा रहा था कि मुझे अवार्ड मिल जाएगा, क्योंकि आज के ज़माने में तो लोग पैसे दे के अवार्ड ले रहे हैं, हर अवार्ड में पैसा जा रहा है। लेकिन ये इन्होंने चल के मुझे पत्र भेजा, चल के मुझे बुलाया, और मुझे आने जाने की टिकट भी उन्होंने दी। ये समझ लो कि आने जाने की टिकट भी उन्होंने दी, होटल में एक दिन का स्टे भी मेरे को दिया, और मुझे मंच पे बुला के जब ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया, तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरे जीवन में इतनी जल्दी मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिल गया। और मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे माताजी पिताजी ने, सब ने बहुत सराहा। और जब मैं रायपुर आया तो एयरपोर्ट पे जोरदार मेरा स्वागत हुआ। फिर मेरे दोस्तों ने एक कार्यक्रम रखा संस्कृति विभाग में सम्मान का, उसमें भी शहर के तमाम लोग आए थे मुझे सम्मानित करने के लिए। तो वो खुशी, उस खुशी को संभाल कर रखना बहुत बड़ी बात है। एक कलाकार के लिए उससे बड़ा क्षण नहीं हो सकता कि उसको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है और उसको इतने इतने सारे लोग सराह रहे हैं। तो मैं उस क्षण को भूल नहीं सकता, और मेरे लिए जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है। सर एक मूवी का सीन करते हुए शायद आप घायल हो गए थे, मैंने पढ़ा था, वो वाला क्या था? वो तो बहुत दर्दनाक किस्सा है कि मेरे को फांसी लग गई थी। हम फिल्म कर रहे थे अतरंगी, ये बच्चों को लेकर के फिल्म है, अतरंगी फिल्म कर रहे थे हम धमतरी के पास किसी गांव में। और उसमें फांसी का सीन था कि मैं फांसी लगा लेता हूँ, साथ में जो मेरी वाइफ का रोल की वो भी फांसी लगा लेती है, और वो फांसी का फंदा एक बनाया गया था, और झाड़ पे हमको लटका दिया गया था, और एक क्लिप हमको बांध दी गई थी, क्लिप और पूरा पहनाया गया था कि कोई दुर्घटना मत हो। लेकिन वो झाड़ ऐसे ऐसे हिल भी रहा था, तो मुझे लगा कहीं डाली टूट मत जाए। तो मैंने कहा, देखना भैया डायरेक्टर साहब, ये टूट नहीं बने। बोले बहुत बढ़िया, ये झाड़ ऐसे ही हिलता है। और जब हम शूट कर रहे थे, चलते शूटिंग में, ये मेरी क्लिप खुल गई। ये जो क्लिप जिससे मैं लटका हुआ था, एक डमी फंदा था, वो यहाँ गले में था साड़ी, लेकिन साड़ी के सहारे तो लटक नहीं सकते, तो क्लिप के सहारे में लटका, तो क्लिप टूट गई, तो वो फंदा खट से मेरे गले में फंस गया। मतलब वो क्लिप खट से टूटी, खट से मैं ऊपर चला गया, और बस गया कि लगा कि ये हो गया। लेकिन मैं सतर्क था, वो डाली हिल रही थी, तो मैंने चिल्लाया। अच्छा, मेरी आंखें बंद थी, वो नीचे रोना गाना चल रहा है, जो फिल्म में जो लोग थे कि आप कैसे आत्महत्या कर लिए बाबूजी, आपने कैसे सोचा, बच्चे रो रहे हैं और मैं ऐसे लटका हुआ हूँ, और खट से क्लिप टूटी। तो मेरे मुंह से निकला बचाओ, क्योंकि डर तो लग ही रहा था मेरे को, बचाओ। तो बचाए कैसे, क्योंकि नीचे वो डब्बा उब्बा रख के मेरे को चढ़ाए थे। अब फिल्म सीन चल रहा, तो डब्बे को वो जो स्पॉट बॉय था कहीं ले जाके पीछे छुपा दिया। अब वो सब खोजा, डब्बा कहाँ है, डब्बा कहाँ है, कैसे उतारे कैसे उतारे। फिर एक दो लोग आए, मेरे पैर को पकड़े, मेरे को ऐसा ऐसे चढ़ा के रखे, फिर वो डब्बा उब्बा लाया गया, फिर मेरे को खोल के उतारा गया, जब तक ये पूरे स्क्रैच आ गया था। और तुरंत धमतरी के अस्पताल में ले गए, तो डॉक्टर्स ने वहाँ देखा,
ईसीजी, सोनोग्राफी जो करते हैं सारी चीज़ करी। और डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप 2 मिनट और फंदे पे रह जाते तो कह नहीं सकते थे क्या हो सकता था, भगवान ने आपको बचाया है। पैशन ले डूबता बन। और मैं धमतरी में एक हनुमान जी का मंदिर है, उनके दर्शन करते हुए मैं शूटिंग में गया था। जितने दिन में मैं रोज जाता था उस मंदिर में रुकता था शूटिंग, और फिर शूटिंग में जाता। तो मेरे को तो यह है कि बजरंग बली ने उस दिन मेरे को बचाया है। हनुमान जी ने, मंगलवार का था तो हनुमान जी ने मुझे उस दिन बचाया है। और फिर उसके बाद फिर तुरंत मेरे को रायपुर एमएमआई लेकर के आए। यहाँ पे रायपुर में भीड़ लग गई और लोगों को खबर लग गई, वो न्यूज़ में चल गया कि योगेश अग्रवाल गायब हुए। फिर मैं यहाँ एडमिट रहा, उसके बाद में फिर 2-3 दिन तक उसका इलाज चला। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि आपको 10 दिन कम से कम शूटिंग नहीं करनी है। वो सेट लगा हुआ था वहाँ पे। अब वो डायरेक्टर का फ़ोन आ रहा है, योगेश भाई कर पाओगे शूट? बोले आवाज़ वाला सीन नहीं है, वो आपकी लाश जलाने वाला सीन करना है। तो मैंने कहा यार वो मैं घर में कैसे बोलूँ, आऊँ, घर में तो निकलने नहीं मिलेगा। बोले भैया आप आना, 1 घंटे में हम शूट कर देंगे। तो मैं घर में बोला कि 4-5 दिन हो गए मैं घर से निकला नहीं, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। और मैं चला गया धमतरी और 1 घंटे को सीन कर तुरंत घर आ गया। तो ये पैशन होता है। तो क्योंकि फिल्म में जो मेरे निर्माता निर्देशक थे उनका नुकसान हो रहा था कि वो सेट लग के पड़ा हुआ था और 4-5 दिन से कोई शूटिंग नहीं, बस वही एक सीन बचा हुआ था। तो मेरे को लगा कि यार क्यों मेरे कारण किसी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि रोज के खर्चे, यूनिट का खर्चा, सारे लोग आए हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, तो खाना पीना रहना, लाइट माइक कैमरा सबका खर्चा चल रहा था। मैं चुपचाप गया, उनका 1 घंटे का सीन करके वापस घर आ गया। मेरे घर में पता नहीं पड़ा, लेकिन अब आपकी बात बता रहा हूँ, शायद सुन लेंगे तो पता लग जाएगा। सर एक छत्तीसगढ़ रत्न का अवार्ड भी मिला है आपको, उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। दैनिक भास्कर वालों ने छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड कराया था, जिसमें अनुपम खेर जी और बहुत सारे लोग आए थे। तो दैनिक भास्कर ने सिलेक्शन किया मेरा कि छत्तीसगढ़ रत्न जो इतने सारे आयाम करते हैं, जैसे राइस मिल भी मैं चलाता हूँ, उसका प्रेसिडेंट हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम भी करता हूँ, फिल्में भी करता हूँ, म्यूज़िक भी करता हूँ, समाज सेवा भी करता हूँ। तो उन्होंने खोजा कि कौन ऐसा मल्टी डायमेंशनल आदमी उनको मिल सकता है। मैं तो नहीं कहता अपने आप को मल्टी डायमेंशनल, मैं तो अपने काम में लगा हुआ हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमको एक आदमी मिला है जो रायपुर में यूथ है और सारे के लोगों के लिए काम कर रहा है। तो उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ रत्न का अवार्ड दिया। एक बड़ी होटल में उनका कार्यक्रम था, उन्होंने मुझे बुलाया कि हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, और उनका बाकायदा मुझे पत्र आया और उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। तो वो भी मेरे लिए बहुत खुशी का पल था कि इतने बड़े लीडिंग पेपर दैनिक भास्कर, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा पेपर है, उन्होंने मुझे सम्मानित किया छत्तीसगढ़ रत्न के अवार्ड से। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे को अवार्ड खरीदने नहीं पड़ रहे हैं लोगों की तरह। स्वयं लोग मेरी कला को देख करके, मेरे काम को देख करके मुझे अवार्ड दे रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सर इतना पैशन था और है भी, मतलब कि फिल्मों के लिए, तो आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ट्राई क्यों नहीं किया? एनएसडी दरअसल क्या था कि मैं यहीं पे अपनी फिल्मों में इतना रम गया, अपने काम में इतना रम गया कि मेरे को लगा एक एनएसडी क्या जाऊंगा, मैं तो यहीं सीख रहा हूँ, यहीं काम कर रहा हूँ। फिर मेरे परिवार ने भी कहा कि नहीं, हम कहीं बाहर नहीं भेजेंगे, जो करना है यहीं करो। मैं बॉम्बे भी जा सकता था एक्टिंग के लिए, मैं गया भी, मैंने थोड़ी बहुत कोशिश भी करी, 1-2 हिंदी फिल्में करी, लेकिन मेरे पिताजी कहते कि नहीं, जो करना है आप अपने घर में रह के करो, बाहर नहीं जाना है। तो मेरे को भी बात लगी, ठीक है यार, अगर माताजी पिताजी कह रहे हैं अपने घर में रह के करना, तो मैंने कहा ठीक, हम छत्तीसगढ़ी फिल्में करते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अपना मुकाम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आज तक कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। तो इसलिए एनएसडी नहीं जा पाया, उसका दुख मुझे है कि मैं एनएसडी जाके प्रॉपर एक शिक्षा नहीं ले पाया। लेकिन मैं यहाँ रह के भी सीख रहा हूँ, आज भी मैं सीखता हूँ। आज भी मैं कोई फिल्म करने जाता हूँ, अगर मेरा सीन नहीं होता तो मैं कैमरे के पीछे खड़ा होता हूँ, देखता हूँ डायरेक्टर क्या बता रहा है, कैमरामैन क्या ले रहा है, एक्टर क्या कर रहा है। मैं आज भी सीखता हूँ, आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर अलग अलग डायरेक्टर की फिल्म में वो कैसे डायरेक्शन दे रहा है, अलग अलग कैमरामैन होते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, तो सबसे सीखने मिलता है। तो मैं सीख रहा हूँ, मैं दुनिया की स्कूल में सीख रहा हूँ, एनएसडी न जा करके प्रैक्टिकल करके दुनिया की स्कूल में सीख रहा हूँ। किस्मत से बड़ी कुछ नहीं होती है, और जो फिल्म लाइन है वो किस्मत का खेल है। मैं मानता हूँ फिल्म लाइन जो है 90% किस्मत का खेल है। अगर आपकी किस्मत हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो, नहीं है तो आप जहाँ हो वहीं रह सकते हो या थोड़ा बहुत कर सकते हो। फिल्म लाइन जिसकी किस्मत में भगवान के घर से लिख के आता है, उसके हिसाब से चलती है। तो मेरी किस्मत जो है वो मैं कर रहा हूँ। सर जैसे अभी सीजी फिल्मों का भी स्तर बहुत अच्छा हो गया है, देखने को मिल रहा है, मतलब पूरा एकदम अलग ही हो गया है अभी,
हम भी कहीं पीछे नहीं हैं अब। तो ऐसे डे बाय डे कितने लोग ऐसा चाहते होंगे कि वो भी अब फ़िल्म इंडस्ट्री में आएँ, ऑडिशन देते होंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं जो लोग। हमारे यहाँ टेक्निकल बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे यहाँ। अब तो हमको बॉम्बे जाना ही नहीं पड़ता है। पहले तो हम हर चीज़ के लिए बॉम्बे जाते थे। अब तो सिर्फ हमको सेंसर सर्टिफिकेट के लिए बॉम्बे जाना पड़ता है। यहाँ अच्छे-अच्छे संगीतकार हैं, यहाँ अच्छे-अच्छे गीतकार हैं, यहाँ अच्छे-अच्छे गायक हैं, यहाँ अच्छे-अच्छे कैमरामैन हैं, यहाँ अच्छे लाइटमैन हैं, यहाँ अच्छे एडिटर हैं। और यूथ जो अब काम कर रहा है ना, अभी का यूथ अल्टीमेट काम कर रहा है, अमेजिंग काम कर रहा है छत्तीसगढ़ का यूथ। इतनी बढ़िया फ़िल्में बना रहे हैं, इतने अच्छे कैमरा चला रहे हैं, इतने अच्छे गीत बना रहे हैं। अभी तो बहुत संभावना है और अब बहुत सारे लोग इधर डाइवर्ट भी हो रहे हैं। पहले तो ये था कि लोग कलाकार कम होते थे, लड़कियों तो निकलती नहीं थी बाहर, घर वाले निकलने नहीं। अब तो लड़कियां भी घर से बाहर निकल रही हैं, फिल्मों में काम कर रही है। यहाँ के लोग अब काम कर रहे हैं क्योंकि अभी टीवी के माध्यम से भी इतना प्रचार प्रसार हो गया है, इतना कंपटीशन टीवी में दिखा रहा है, इंडियन आइडल, ये आइडल, वो आइडल। तो इसके कारण आजकल तो माँ बाप अपने बच्चों को ले लेके जा रहे हैं। हमारे समय में था तो हमको तो घर वालों से झगड़ा करना पड़ता था कि मेरे को यहाँ जाना है, गाना गाना है। तो उस समय एक अलग वातावरण था, आपका वातावरण बहुत खुला हो गया है। और अब डिजिटलाइजेशन होने के कारण चीज़ें भी बढ़ गई। अब आप मोबाइल में एक बटन में सारी चीज़ देख सकते हो। तो घर वाले भी देखते हैं हमारा बच्चा मंच पे गा रहा है, हमारा बच्चा एक्टिंग कर रहा है। तो लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है और फिल्में भी चल रही हैं। अब धीरे-धीरे छत्तीसगढ़ी फिल्में चलने लग गई हैं और बहुत स्तर की फिल्में बन रही हैं। मतलब सारी आधुनिक मशीनें छत्तीसगढ़ में आ गई, उसको लेकर के अब फिल्में बन रही हैं। हमारी फिल्मों का बजट भी अब धीरे-धीरे बढ़ गया है। तो बहुत उम्मीद है कि धीरे-धीरे छत्तीसगढ़ी फिल्में पूरे देश में जाएँगी, नेशनल अवार्ड लेकर के आएँगी और इंटरनेशनल भी लेकर के आएँगी। हमारी एक फ़िल्म भूलन को तो नेशनल अवार्ड मिला ही है। मनोज वर्मा जी ने बनाई थी, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उस फ़िल्म में मैं भी काम किया था। ये मेरा सौभाग्य है। उस फ़िल्म के में जज का रोल मैंने किया था। तो उस फ़िल्म एक नेशनल अवार्ड विनर फ़िल्म का मैं पार्ट हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, अमिताभ सर से याद आया, आपने एक फ़िल्म की थी बॉलीवुड वालों के साथ। अब मैंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी काम करा है। वही याद आई। फ़िल्म हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों में जब वो फ़िल्म बन रही थी, शर्मा जी, अनिल शर्मा जी उस फ़िल्म को बना रहे थे। वो मेरे परिचित थे, अनिल शर्मा जी, पुराने परिचय, छत्तीसगढ़ आए भी हैं वो। तो उनका फ़ोन आया, योगेश तो अमिताभ बच्चन का प्रेमी है? मैंने कहा बिल्कुल हूँ। तो मैं फ़िल्म बना रहा हूँ अमिताभ बच्चन साहब की, तो आजा मेरे से मिलने। तो मैं कुछ यहाँ अपने काम में व्यस्त था, मैं जा नहीं पाया। फिर मैंने उनको बाद में फ़ोन किया कि भैया क्या हुआ? अरे बोले, तो मेरी फ़िल्म तो 75% बन चुकी है, तू कहाँ है? मैंने कहा भैया मैं रायपुर में हूँ। तो अभी आएगा? बोला मैं आ जाता हूँ। फिर मैं गया तो उनकी शूटिंग चंडीगढ़ में चल रही थी। उन्होंने कहा चंडीगढ़ आ जा। मैं सीधा चंडीगढ़ चला गया। साहब अलग ही अनुभव। उनकी गाड़ी मेरे को एयरपोर्ट पे लेने के लिए आई और जब चंडीगढ़ एक बंगलो में शूटिंग चल रही थी और जिस बंगलों पे हमारी गाड़ी गई, गेट खुला, हम अंदर गए और अंदर जब से मैं गाड़ी से उतरा तो अंदर शूट चल रहा था अमिताभ बच्चन साहब का, अमिताभ बच्चन का, बॉबी देओल का, अक्षय कुमार का। और बाहर जब मेरे कानों में आवाज़ आई, अमिताभ बच्चन साहब बॉबी देओल को डांट रहे थे। एक डांटने वाला सीन था, तुमने हमारे परिवार का नाम खराब कर दिया। जब उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार अमिताभ बच्चन की आवाज़ मैं लाइव सुन रहा हूँ और मैं मिलने वाला हूँ उनसे। जो आप ड्रीम, जिस फिल्म लाइन में मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे कोई आदर्श है तो अमिताभ बच्चन है, तो मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ फिल्म लाइन में। तो मेरे को लगता है मैं अभी उनसे मिलने वाला हूँ, उनकी आवाज़ कानों में आ रही तो मैं बड़ा आतुर हो गया। और जैसे ही वो सीन खत्म हुआ तो मुझे अनिल जी ने अंदर बुलवाया और अमिताभ बच्चन साहब से मिलवाया। मैंने उनके पैर छुए, पूछे कहाँ से आए हो, क्या है? मैंने बताया मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और वहाँ फिल्में करता हूँ, ऐसा ऐसा। उन्होंने बैठाला, फिर उससे मैं लंच ब्रेक हो गया तो साथ में हम लोग बैठ के खाना खाए अमिताभ बच्चन साहब के साथ। तो वो मोमेंट जीवन में नहीं भूल सकता हूँ मैं। फिर अनिल जी ने कहा कि योगेश अभी बाकी शूटिंग हमारी कुल्लू मनाली में, तो कुल्लू मनाली आ जाओ 1 हफ्ते बाद। फिर मैं दूसरे दिन वापस रायपुर आया, तैयारी व्यारी करके कुल्लू मनाली पहुँच गया। 15 दिन में कुल्लू मनाली में रहा। मैंने कहा अनिल जी मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस आप एक काम करना, जिस होटल में अमिताभ बच्चन साहब रुक रहे हैं मेरे को वहीं रुकवा देना। तो उन्होंने उसी होटल में मेरे को रुकवाया और रोज़ मैं अमिताभ बच्चन साहब के साथ मिलता था। 15 दिन में मैं 7-8 दिन मेरे सीन थे उनके साथ में। मैंने वो सीन किए और जब सीन नहीं रहता था मैं उठ के चला जाता था। वहाँ ऐसा था कि बॉम्बे के जितने भी कलाकार जिनका सीन नहीं, वो रूम में सोते रहते थे। मैं नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, मेरे को अमिताभ बच्चन साहब को देखना है। वो फाइनल सीन शूट हो रहा होगा जो अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा वाला वही सीन था, लास्ट वाला। वो 15 दिन में कुल्लू मनाली में उन्होंने पूरा शूट किया था। वो गोली बारी, घोड़े पे दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो गाना था, एक गाने में भी मैं हूँ जो एक दिव्यांग एक गाना गाता है, तो उस गाने में मैं अमिताभ बच्चन साहब के साथ खड़ा हूँ, पीछे खड़ा हूँ।
तो 5-7 बार उस गाने में भी देखता हूँ। उन्होंने 2 डायलॉग भी मुझे दिया था। अमिताभ बच्चन की पीए का रोल मुझे दिया था आईएएस ऑफिसर का, लेकिन वो एडिटिंग में डायलॉग कट गया, लेकिन मैं उनके पीछे हूँ, अक्षय कुमार के साथ हूँ। तो वो मेरे लिए जीवन का बहुत बड़ा पल था कि एक अमिताभ बच्चन साहब जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। सर उस मूवी में केवल अमिताभ सर ही नहीं थे, आशुतोष राणा भी थे। आशुतोष राणा भी थे, बहुत बड़े-बड़े कलाकार थे उसके अंदर में। हाँ, मैं सबसे मिला और सीखने मिला मुझे। सर आशुतोष राणा सर तो वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, ज़बरदस्त आदमी है वो। इतने प्यार से बात करते हैं। एक बार हम सब लोग जॉइंट एक डिनर था, उसमें हम सब साथ में मिल पाए थे। बाकी शूट के समय जिनका शूट नहीं होता वो नहीं आते थे। हम बड़े-बड़े कलाकार, हम तो जाके खड़े हो जाते थे। तो ऐसे शूट पे हम लोग मिला करते थे और होटल में कभी-कभी मिल जाते थे। लेकिन अक्षय कुमार, बॉबी देओल, आशुतोष राणा, अमिताभ बच्चन साहब, दिव्या खोसला हीरोइन, तो उन सब के साथ मिलना-जुलना वो चलता रहता था और बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर मैं फ़िल्म लाइन में बहुत सारी चीज़ सीखा हूँ, तो मैं उस फ़िल्म से सीखा हूँ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, क्योंकि 800 लोगों का यूनिट था। आज से 10 साल पहले 800 लोगों के यूनिट के साथ काम करना तो सीखने की चीज़ है और मेरी कोशिश होती कि सीखता रहूँ, आज भी सीखता रहूँ। सर उस मूवी के गाने अभी भी आते हैं तो ऐसे गूज़बम्प्स आ जाते उस बम मुझे तो अभी भी आते हैं। जब मेरा सीन वो फ़िल्म ज़ी टीवी पे चलती तो कई लोग के फ़ोन आते हैं रात को, "अरे! हमने तेरे को देखा, हमने तेरे को देखा।" अभी भी, आज भी कभी-कभी वो ज़ी सिनेमा पे चलती है। तो ज़ी की पिक्चर थी वो, तो चलती तो कई बार रात को 5-7 फ़ोन आ ही जाते हैं कि यार अब हमने तेरे को देखा, तू अमिताभ बच्चन के पीछे खड़ा था। मैंने हाँ ठीक है, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। सर अभी एक थोड़ा-सा हमने ये भी देखा है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो। मैंने आपकी राम मंदिर वाली फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें देखी थी। तो कैसा रहा वहाँ का अनुभव? आप सामने से देख कर आए रामलला का मंदिर। ज़बरदस्त! जिस दिन राम मंदिर का पुनर्द्वार होने वाला था, जिस दिन राम जी के प्रथम दर्शन होने वाले थे, मुझे और मेरी पत्नी को आमंत्रित किया गया था। ये मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं और मेरी पत्नी उस ऐतिहासिक पल के गवाह रहे। और मैं क्या बताऊँ, क्या वातावरण था! ऐसा लगता है हम लोग साक्षात अयोध्या में आ गए। पूरा वातावरण इतना रमणीक, ठंडी-ठंडी हवा बह रही है, बांसुरी बज रही है, सितार बज रहा है और इतनी अच्छी व्यवस्था वहाँ के लोगों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने वहाँ करी थी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने करी थी। बाकायदा ले जाके चेयर में बैठाना और इतने बड़े-बड़े लोग, संत महात्मा, साधु, उद्योगपति, फिल्म कलाकार, कौन नहीं था वहाँ पे? और बड़े-बड़े संतों के दर्शन करने मिले और जैसे ही रामलला का पहला दर्शन हुआ एलईडी में, क्योंकि थोड़े उसके बाद हमको अंदर ले जाने वाले थे और जैसे ही एलईडी में दर्शन हुआ, अपने आप आंसू बहने लगे और झूम-झूम के आंसू बह रहे थे। मतलब वो दृश्य तो मैं सोचता हूँ मेरे जीवन में इससे बड़ा पल आज तक नहीं आया और न आएगा। ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे मतलब त्रेता युग वापस जी रहे हैं लोग। बिल्कुल त्रेता युग में जब हम अंदर जा रहे थे ना, तो दोनों ओर अयोध्यावासी खड़े हुए थे और पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। पूरे सड़क मार्ग में पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और जब हम बाहर निकले तो बैंड बाजों के साथ स्वागत हो रहा था और फूलों की वर्षा, रंग गुलाल के साथ में अयोध्यावासी हम लोग का स्वागत कर रहे थे कि जैसे हमने कितना बड़ा क्या कर लिया, लेकिन हम तो बस दर्शन करने गए थे। वो मोमेंट मेरे जीवन में इससे बड़ा कोई मोमेंट हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं भगवान राम का अनुयायी हूँ। उनके जैसा बस उनको थोड़ा सा भी पालन कर लो तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो और उनके जो 500 वर्षों की जो तपस्या थी, जो भारत के लोगों ने की, हिंदुस्तान के लोगों ने की, हज़ारों साल से वो मंदिर बन गया, रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो गए। इससे बड़ा पल नहीं हो सकता और मैं उस पल का साक्षी रहा। ये मेरे लिए इस जीवन में इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। और ऐसा लगा हर दीवार को मैं छू-छू के देख रहा था कि अरे कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा था हर कोने को छू ले, हर कण को छू ले। सारे हिंदुओं का सपना पूरा हो गया। अरे हिंदू समाज, समग्र हिंदू समाज और विश्व का सपना था ये कि रामलला अपने स्थान पर पुनर्विराजमान हो। अरे हमारे आदरणीय मोदी जी ने कर दिखाया, योगी जी ने कर दिखाया। ये तो भगवान तुल्य हमारे लिए, इस देश के लिए, हिंदुओं के लिए, कितना बड़ा काम इन्होंने किया। सर एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ फिर अभी के लोकसभा चुनाव में। राजनीति है, ये राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी। हम हिंदू तो इसलिए खुश हैं कि हमारे रामलला अपने स्थान पर विराजमान है। राजनीति में हमको नहीं पढ़ना है। वो राजनीतिक लोग क्या क्या करते हैं, अच्छा बुरा सब चलता रहता है, उसमें हमको नहीं पढ़ना। हम तो इसमें खुश हैं, राम जी अपने स्थान पर विराजमान होकर अपने जन्म स्थान पर बैठे हैं। इससे बड़ी बात एक हिंदू के लिए नहीं हो सकती। बट एक एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था। एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन है। इतना बड़ा मंदिर वहाँ बना है, इतना लोगों को वहाँ काम मिला है,
कुछ ना कुछ रहा होगा, राजनीतिक उठापटक चलती रहती है, दलगत राजनीति वहाँ बहुत ज़्यादा रहती है, दलों के अलग-अलग बहकावे रहते हैं, उसमें लोग किसी को बहका देते हैं, लेकिन आज अयोध्या के लोग उस बात के लिए पछता रहे हैं। अभी मेरे कुछ दोस्त गए थे, उन्होंने कहा बोले हमको भी बहुत पछतावा हो रहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम बहकावे में आ गए दूसरे दल के लोगों के, बहकावे में आकर के हमने ऐसा कदम उठा लिया, लेकिन आज हम अपनी गलती पे पछतावा कर, आज अयोध्यावासी पछता रहे हैं। लेकिन चलो, ये तो सृष्टि है और राजनीति में तो चित पट दोनों चलता है, कभी खुशी कभी गम चलता रहता है, ये चलता रहेगा। बस खुशी इस बात की है सर कि हाँ, हमारी पार्टी ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। वो करके दिखा दिया, मोदी जी, योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करके दिखा दिया, विश्व हिंदू परिषद ने करके दिखा दिया। वो होना चाहिए और वो हुआ। यहाँ पर भी तो जश्न का माहौल था बहुत। मैं तो मोबाइल पे देख रहा था, मैं तो उस वातावरण में घुल मिल चुका था। वहाँ जो वातावरण था, मैं तो सोचता हूँ ऐसा वातावरण कभी जीवन में देखने नहीं मिलेगा। जब हम अंदर प्रवेश कर रहे थे तो अंदर जाते जाते जो मन के अंदर में चल रहा था, राम जी के दर्शन के प्रति उत्सुकता, वो अलग ही उत्सुकता थी, वो अलग ही एहसास था। मैं बयान नहीं कर सकता, उस बात को बता नहीं सकता, लेकिन अलग वातावरण, अलग एहसास कि अब थोड़ी देर में हम राम जी को देखने वाले, थोड़ी देर में राम जी के दर्शन करने वाले, कैसे राम जी का विग्रह होगा, क्या पहने होंगे, कैसे वातावरण होगा अंदर, अजब ही था, अलौकिक था और सोच इससे बहुत बड़ा था। जितना हम सोच नहीं पा रहे थे उससे बहुत सुंदर, उससे बहुत अच्छा था। इसलिए हर व्यक्ति को राम जी के दर्शन करने अयोध्या जाना ही चाहिए। जितना वो सोच नहीं सकते उससे ज्यादा वहां उनको अच्छा लगेगा। वो वातावरण में ही अलग बात है, वहां की मंदिर प्रांगण के वातावरण ही अलग है। वहां जाने के बाद आदमी सुध बुध खो बैठता है, सिर्फ राम जी में रम जाता है। सर पहले थोड़ा सा मतलब पीछे आते हैं और ये बस आपसे पूछना है कि पहले जब नॉर्मल लाइफ थी, ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, तो ज़िंदगी कैसी थी? और अब इतने सारे लोग जानते हैं, जहाँ जाओ वहाँ भीड़ भाड़, 10 लोगों से मिलना, तो अब ज़िंदगी कैसी है? दोनों जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं। जब लोग ज्यादा जानते नहीं थे, वो जिंदगी एक अलग प्रकार की थी। मतलब ठीक है, एक नॉर्मल आदमी जैसे आदमी रहता था, नॉर्मल जिंदगी टाइप जा रहा है, आ रहा है। और अब जो ड्रास्टिक चेंज जो लाइफ में आया है कि अब हर जगह आपको लोग पहचान रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग हेलो कर रहे हैं, आपसे लोग मिल रहे हैं, आपसे लोग मिलना चाहते हैं, उसका एक अलग अनुभव होता है। और समय के साथ परिवर्तन होता आ रहा है, तो हम तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को देखते आ रहे हैं, क्योंकि एकदम से हमको कुछ नहीं मिला है, धीरे धीरे हुआ है। और धीरे धीरे जो रहता है वो स्थायी रहता है। किसी को अचानक से कुछ मिल जाता है और अचानक से छीन भी जाता है। तो ये धीरे धीरे ये मिलता रहा है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़े, धीरे धीरे फिल्में किए, धीरे धीरे राजनीतिक परिवार के साथ जुड़े, धीरे धीरे सामाजिक परिवार हमारा है, लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़े, तो लोग जान पहचान होने लगी और बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हम लोगों के लिए काम करते हैं तो लोग आके मिलते हैं, हमको धन्यवाद देते हैं। और हर जगह जाओ तो लोग आपको पहचानते हैं, आपको सम्मान देते हैं। तो ये अपनी भी ये कोशिश होती कि अपन भी लोगों को उतना सम्मान दें। अपने को ज़्यादा सम्मान मिल रहा तो हम भी उनको सम्मान उतना दें। किसी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए लाइफ में, ये हम बांध लें। कोई हमसे हमारे साथ कितना भी बुरा करे, आप अच्छा करो, आपके साथ अच्छा होगा, हमेशा अच्छा होगा। अगर आप बुरे के साथ आप भी बुरा करने लगोगे ना, तो आप बुरा होता चला जाएगा। कोई बोलता है अरे वो तेरे को गाली देने वाला, देने दे यार, उसको किसी दिन बुला के चाय पिला देंगे। कोई बोलता है वो तेरे बारे में बोलता, हम तो उसके जाके मिलते, क्या भाई क्या हाल है, बताओ कैसे हो, अरे नहीं भैया सब बढ़िया है, तो कुछ बोल ही नहीं पाता बेचारा। आप अपने दुश्मनों को फैंस बनाने में ज़्यादा बिलीव करते हो? तो मेरे कोई दुश्मन है नहीं, पहली बात तो मेरे कोई दुश्मन है नहीं इस दुनिया में, किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, लोग जलते होंगे, अगर मैं आगे जा रहा हूँ, मेरी गतिविधि से लोग जलते होंगे, वो होता है कि कोई आदमी काम करता है तो लोग जलते हैं। जैसे अभी अरे जय ने पॉडकास्ट शुरू किया तो जो दूसरे लोग अरे क्या ऐसे वैसे लोग बोलेंगे, जलने वालों की कभी परवाह नहीं करना, बल्कि उनसे मिल के चलो और उनको उनको अपनी अच्छी भावना बताओ, भाई तू क्यों जल रहा है यार, मेरे मन में तेरे प्रति बहुत अच्छी भावना है। आप कभी उसको गाली मत दो, देखना वो एक न एक दिन आपके साथ आके बैठेगा। अगर आप भी गाली दे लोगे तो वो जलन और बढ़ेगी। तो आप तो ये कोशिश करो सबके साथ दुनिया में प्रेम रखो, सबसे मिलजुल करके चलो। मेरा तो यही फंडा है, मैं किसी को गाली देता नहीं, मैं किसी से दुश्मनी करना नहीं चाहता, मैं किसी के लिए बुरा बोलना नहीं चाहता। एक छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं कब हम चले जाएंगे। उस छोटी सी जिंदगी में अगर आप लड़ते भिड़ते
बुरा भावना रखते, वैमनस्यता रखते हुए चले जाओ तो कौन आपको याद रखेगा? कौन आपके जाने के बाद आपके बारे में बात करेगा? अरे वो तो ऐसा था। अगर आप अच्छी भावना रखोगे तो अच्छी भावना से लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपके परिवार के बारे में बात करेंगे, आपके पीछे जो जिन लोगों को आप छोड़ के जा रहे हो उनके बारे में अच्छी भावना रखेंगे लोग। आप तो चले गए, लेकिन आपके पीछे आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं। उनके उनके प्रति भी तो भावना समाज की अच्छी होनी चाहिए ना। वो कब होगी? जब आपका अच्छापन होगा, और आपका बुरापन होगा तो लोग उनको भी वैसे ही देखेंगे। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से सबको यही कहना चाहता हूँ कि आपका कोई दुश्मन हो, आपके जलने वाले हो, सबके प्रति अच्छी भावना रखो। आप बोलोगे नहीं ऐसा, अरे उसका परिणाम आता है। अच्छी भावना का अच्छा परिणाम आज नहीं तो कल मिलेगा आपको। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी से दे सकता हूँ। इसलिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, इसी में जिंदगी अच्छी है। सर फेम जब मिलता है इंसान को तो वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लाता है, हाँ, ये बात तो है। तो वो थोड़ा जानना चाहूँगा कि हाँ, पर्सनल लाइफ कुछ रहती नहीं है फिर। एडवांटेज भी होता है और एडवांटेज भी होता है। कई बार आप कई सारी परेशानियों में फंस जाते हैं फेम होने के कारण। कई बार आप खुले में नहीं घूम सकते हैं। कई बार अगर आपको लगता है यार मैं सड़क पे खड़े होकर डांस करूं तो नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे कई सारे डिसएडवांटेज होते हैं। और एडवांटेज ये होता है कि लोग आपके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं, तो मन के अंदर में एक आत्मसंतुष्टि होती है कि मैंने समाज के लिए कुछ किया तो समाज मुझे दे रहा है। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही ये जीवन भी है। एक सिक्के के दो पहलू है, कभी खुशी कभी गम, कभी सुख कभी दुख। तो दुख को भी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। सुख को तो आप पॉजिटिव में लेते हैं, लेकिन दुख को भी पॉजिटिव में लेना चाहिए कि ये हमसे कोई गलती रही होगी इसलिए हमको ये दुख मिल रहा है, लेकिन वो सुख में बदल जाएगा। अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना तो वो थोड़ी देर में सुख में बदल जाएगा। लेकिन आप उस दुख में और दुखी होगे तो आपकी तबीयत खराब होगी, आप खाना भोजन करना बंद कर दोगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपके लोगों से बात करने का मन नहीं होगा, तो आप अपने आप को खत्म करते जाओगे। लेकिन आप दुख में भी इंजॉय करोगे। ठीक है यार, ये दुख आया तो क्या हुआ, लेकिन मेरे को पॉजिटिव रहना है, मेरे को अपना व्यवहार खराब नहीं करना है, मेरे को लोगों से अच्छे से बात करना है, मेरे को अपना भोजन करना है, क्योंकि भोजन के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। लोग खाना छोड़ देते हैं, लोग गलत गतिविधि में लग जाते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। दुख तो आनी जानी है। सुख का परसेंटेज ज्यादा है जीवन में, दुख का परसेंटेज कम है। लेकिन हम और दुख में और दुखी होकर के उसका परसेंटेज बढ़ा लेते हैं। उसको बढ़ाना नहीं है, उसको कम करना है। जीवन का सूत्र अगर सीख लो ना आप कि लोगों से जलो मत, लोगों को बुराई मत करो, दुख में भी अच्छाई खोजने की कोशिश करो, तो आप जीवन में कभी परेशान नहीं होगे और सुखी जीवन जी करके आप चले जाओगे। सर पॉडकास्ट के हम अंत में आ गए हैं एक तरीके से। अभी हम मतलब ये पॉडकास्ट पूरा होने वाला है, उसमें लास्ट 2 सवाल हैं मेरे कि जो यंगस्टर्स हैं जो अभी सीजी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको आप क्या गाइड करोगे? गाइड तो ये है कि कोई भी फील्ड हो उसमें मेहनत बहुत ज़रूरी है। आज के समय में लोग क्या चाहते हैं कि उनको त्वरित कुछ मिल जाए, एक दिन में वो हीरो बन जाए, एक दिन में उनको मिल जाए। नहीं, आज जो जितने आप देख रहे हो, चाहे कलाकार हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे नेता हो, वो धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। नेता पहले पार्षद बना है, फिर नगर निगम का चुनाव लड़ा है, फिर विधायक बना है, फिर सांसद बना है, फिर कुछ बना है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ा है। कोई सरपंच बना है, कोई पंच बना है। बिजनेसमैन पहले एक छोटी सी दुकान थी, फिर उसको धीरे धीरे बड़ा किया, फिर बड़ा किया, तो 20-25 सालों 50 सालों में जाके वो आगे बढ़ा है। वैसे ही कलाकार पहले छोटा रोल किया, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर छोटा रोल किया, फिर बड़ा रोल किया। धीरे धीरे अगर आपके अंदर में एबिलिटी तो आप आगे बढ़ जाओगे, और आपके अंदर अगर एबिलिटी नहीं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको फिर वो बदल देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप फिल्म एक्टर हो और आप उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे तो आपको बदल देना चाहिए। फिर आपको किसी और जो अंदर आपके अंदर में जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर में कला है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर में ऐसा लगता है कि, तो उसको आपको सपोर्ट करें। आप देखो ना, बम्बई के जो बड़े बड़े हमारे हीरोइंस हैं, उनके बच्चे हैं, कुछ के बच्चे आगे बढ़े, कुछ के बच्चे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उनके अंदर में वो चीज़ थी नहीं। वो आज बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस में आगे बढ़ गए, बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, या कोई और फील्ड में चले गए, किसी ने होटल खोल ली। तो क्या होता है कि आपको पता आप क्या हो। हर व्यक्ति को पता कि वो क्या है। वो अगर वो मंच पे गाना गा रहा था, उसको पता कि वो अच्छा गा रहा है कि बुरा गा रहा है। लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन उसको पता उसने बुरा गाया। लोग तो मुंह में तारीफ करेंगे। वो एक्टिंग कर रहा है तो उसको पता कि उसने एक्टिंग अच्छी करी कि खराब करी। कुछ लोग हैं चापलूस, अरे बहुत अच्छी एक्टिंग करी, लेकिन उसको पता है ये सब चापलूसी कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि नहीं, मैंने तो अच्छी एक्टिंग निकली, जानबूझ के बोल रहे हैं लोग।
तो आपको पता है कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, तो उसको अपने अंतरात्मा में जाकर के झांको, उसको देखो और उस चीज़ में आगे बढ़ो। आप देखो, आपने 4 फिल्म 5 फिल्म की, आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने 3 साल संघर्ष कर लिया, तो आपको उसको साइड करके एक दूसरी लाइन को चुनना चाहिए। फिर उस शौक को ख़त्म मत करो, लेकिन उसको भी रखो, लेकिन दूसरी लाइन में आगे बढ़ो आप, जिसमें आपको लगता है कि सफलता मिल रही है। तो ये मैं सीख देना चाहूँगा कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता। 100% आपको देना पड़ेगा। चाहे आप एक्टिंग फील्ड में जाओ, चाहे आप गायकी फील्ड में जाओ, चाहे आप पेंटिंग की फील्ड में जाओ, चाहे आप बिजनेस की फील्ड में जाओ, चाहे पॉलिटिक्स में जाओ, आपको 101% से ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। और घर में बैठे रहोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे। सर एक आखिरी सवाल, इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, कि सर आज तक की आपको सबसे बेस्ट एडवाइस किसने दी थी? सबसे बेस्ट एडवाइस मेरे पिताजी देते। उनके जैसी एडवाइस किसी ने मुझे आज तक नहीं दी है, और आज भी वो देते हैं एडवाइस। उनका कहना है कि अपना जीवन ईमानदारी से जियो, अपने जीवन में कभी बेईमानी मत आने दो। आपके दरवाजे पे कोई आया तो उसको कभी खाली मत जाने दो। अगर आप उसको 1 रुपये नहीं दे सकते तो 10 पैसा दो, चवन्नी दो, लेकिन दो। कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी से झगड़ा मत करो, सबसे हंस के बोल के बात करो। आपका जीवन सफल हो जाएगा। और अपना 100% देने की कोशिश करो, जो मैंने इसके पहले कहा। 100 और 101% से ज़्यादा देने की कोशिश करो जो भी काम कर रहे हो, लेकिन ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आज के समय में ईमानदारी कहीं भी चली गई है, लोग ईमानदारी से बहुत दूर हैं। लेकिन जो आदमी ईमानदारी से अपना काम करेगा, उसको ज़रूर थोड़ी देर होगी, लेकिन अंधेर नहीं है उसके यहाँ। ईमानदारी के यहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है, वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। यही कहना चाहता हूँ कि हर जीवन में हर प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए, सच्चाई से होना चाहिए और मेहनत से होना चाहिए। मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि मैंने कर लिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ईमानदार रहूँ, सच्चा रहूँ, मेहनत करूँ, और मैं आज भी वही कर रहा हूँ। कितना सफल हो रहा हूँ ये आप जानोगे, दुनिया जानेगी, लेकिन मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। ठीक है, कभी कभी मन टूट जाता है, लेकिन वो कुछ क्षणों के लिए रहता है, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता। लेकिन आप वापस फिर स्टैंड हो कि नहीं, मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ। वापस अपने आप को रिकॉल करो और स्टैंड होकर फिर आ जाओ अपने काम पे। तो देखो, आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। टांग खींचने वाले 100 मिलेंगे, बढ़ाने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन आपके परिवार के लोग ही आपको बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। इसलिए अपने माता पिता भाई बहन, इनके साथ प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। उनके जितना सच्चा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और जो आपके जो निकटतम दोस्त हैं, उनके जितना सच्चा कोई नहीं हो सकता। इसलिए दोस्त के साथ भी अच्छे संबंध होने चाहिए, परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए, और सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत होनी चाहिए। सो गाइस, आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं हम रोकते हैं, और काफ़ी सारी न्यू मूवीज़ आने वाली है सर की, तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। हम रिलीज डेट्स को हमारे बायो में भी डाल देंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप लोग जाइए, एंजॉय करिए, और तब तक के लिए फिर नहीं, मैं भी कुछ बोलूँगा जय भाई। जय भाई ने मेरे अंदर से आज बहुत सारी चीज़ें निकलवा ली है। मेरे को भी नहीं पता था कि इतनी सारी चीज़ें मेरे अंदर में है, लेकिन आप प्रश्न करते गए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। मैं बहुत कम लोगों से इतनी बातें कर पाता हूँ कि, लेकिन जय भाई के साथ 1 महीने से हमारा चल रहा था मामला कि बैठना है, बैठना है, बैठना है। अच्छा, मैं तो सोचा भी नहीं था क्या बात करूँगा, लेकिन जय भाई प्रश्न करते रहे, और मेरे अंदर जो था मैंने ईमानदारी से, सच्चाई से बोल दिया। कुछ मेरे को नहीं लगता कि कुछ बनावटी पर रहा होगा, लेकिन आप जानते हो ज़्यादा। लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा जय भाई को, कि इतनी लंबी बातचीत मेरे साथ करी और मेरे अंदर से बहुत सारी चीज़ निकलवा ली है। थैंक यू जय भाई, बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत आगे बढ़ो। बहुत अच्छी पकड़ है आपकी पॉडकास्ट में, बहुत अच्छे प्रश्न आपके पास में है, और आज आपने मेरे साथ बात करी, और आप अच्छे लोगों के साथ बात करो, आपका चैनल बहुत आगे जाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भी बहुत आगे जाए। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम।